हेलो दोस्तों, नमस्कार। इसकी वजह से थोड़ा लेट हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। मैं दिलीप कुमार यादव। आप सभी लोगों का ऑप्टिमम एजुकेशन गाइडेंस पे स्वागत है। कल ही पेपर है, कल से पेपर स्टार्ट है और आज ही इतना मैंने टाइम ले लिया। तो चलिए समय न लेते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहले ही समय बहुत ज़्यादा ले चुका है। चलिए क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर आपको लैगिंग में प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क इशू है इसकी वजह से, तो लेकिन ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रही है, तो रिकॉर्डिंग पे आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी की सतह तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कितना समय लगता है? 10 मिनट, 45 मिनट, 8 मिनट या 30 मिनट? तो जल्दी बताइए आप लोग, कितना समय लगता है? मैं आप लोगों को 15 से 20 सेकंड का टाइम दिया करूंगा। आप 15 से 20 सेकंड के अंदर बता दीजिए करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो लगभग लगता है 8 मिनट 24 सेकंड, लेकिन उसके नजदीक हमारे ऑप्शन पे क्या है? 8 मिनट। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। सी अपना इस पे राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि अमीबा में यह विशेषता है: प्रोटोप्लाज्म का आकारहीन, या जूते का आकार का शरीर, या स्कूप से ढका हुआ शरीर, या सल्कों से ढका हुआ। तो अमीबा में क्या विशेषता होती है? जल्दी बताइए आप लोग। तो देखो, जो अमीबा होता है, अमीबा तो यानी कि क्या है उसमें, यानी स्पष्ट केंद्रक पाया नहीं जाता है और उसका कोई आकार नहीं होता है। और जूते का आकार का तो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक? और स्कूप से ढका हुआ, तो क्या अमीबा स्कूप से ढका हुआ होता है उसका बॉडी? तो नहीं होती है, ठीक? ना ही सल्कों से ढकी हुई होती है। तो जो अमीबा होता है, तो अमीबा कैसा होता है? उसका प्रोटोप्लाज्म आकारहीन होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर जाएगा ए नंबर। तो जिन लोगों ने ए लगाया है उनका सही आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि उर्वरक किसानों को गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों की संख्या बढ़ाने में सहायता करते हैं। संख्या, पानी, उपज या मिट्टी? तो उर्वरक क्या मदद करता है उनमें? क्या सहायता करते हैं? संख्या करेगा, पानी करेगा, उपज करेगा या मिट्टी? गेहूं, धान और मक्का जैसी फसलों के लिए क्या करेगा? तो इस पे अपना राइट आंसर जाएगा क्या? सी नंबर, उपज। क्योंकि जब तक ज्यादा उपज नहीं होगी तो वो यानी कि किसानों को कैसी हेल्प होगी? अगर ज्यादा से ज्यादा अगर उपज होगी तभी तो किसान, यानी कि ज्यादा उनकी उपज होगी तभी तो उनको हेल्प मिलेगी ना। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। एव्स हैं, यानी कि जो पक्षी होते हैं वह कैसे होते हैं? अंडाकार ओविपेरस, पिंडज विविपेरस, या अंडजरायुज या बांस? तो जो पक्षी होते हैं कैसे होते हैं? आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, कमेंट बहुत धीमा हो गया है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। जो पक्षी होते हैं कैसे होते हैं? ओविपेरस होते हैं, ठीक? और जो पिंडज मतलब विविपेरस मतलब जो बच्चे जन्म देते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि नेत्र दोष मायोपिया का दूसरा नाम बताइए। जो मायोपिया होती है उसका दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष, अदूरदर्शिता, या लंबी दृष्टि, या दृष्टि दोष? तो निकट दृष्टि दोष, या अदूरदर्शिता, या लंबी दृष्टि, या दृष्टि दोष? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? तो मायोपिया किसका नाम है? निकट दृष्टि दोष का। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा?
ए नंबर। अब निकट दृष्टि दोष होता क्या है? तो निकट दृष्टि दोष मतलब कि हमें पास की वस्तुएं तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती हैं। यह किसमें होता है? निकट दृष्टि दोष में। और निकट दृष्टि दोष के लिए दूर करने के लिए कौन से लेंस का उपयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का। अवतल लेंस या अपसारी लेंस। और अगर बात करें किसकी? निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष मतलब या अपसारी लेंस का प्रयोग करते हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग है स्ट्रोटियम 90, कारमाइन, आयोडीन या कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 तो कौन सा पाया जाता है? बताइए। जो लड़कियां लोग बहुत लिपस्टिक लगाती हैं ना, तो उनको तो पता होना ही चाहिए कि हमारी लिपस्टिक में क्या पाया जाता है। तो क्या जल्दी से बताइए आप लोग, जितनी भी गर्ल्स हैं जल्दी बताइए। तो लिपस्टिक में पाया जाने वाला रंग क्या है? कारमाइन। तो अपना राइट आंसर क्या गया इस पे? बी नंबर। बी अपना राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पीटर हेनलेन को किसके आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? विद्युत चुंबक, घड़ी, ग्रामोफोन या बैरोमीटर। तो पीटर हेनलेन ने किसका आविष्कार? चुंबक है। तो विद्युत चुंबक की खोज किसने किया था? तो विलियम स्टर्जन ने किया था। किसने? विलियम स्टर्जन ने। कब किया था? 1825 में। और जो घड़ी है, तो घड़ी की खोज किसने की थी? तो घड़ी की खोज की थी पीटर हेनलेन ने। पीटर हेनलेन ने। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। और बात करें ग्रामोफोन की, तो ग्रामोफोन किसने खोजा? बर्लिनर ने खोजा था। एमाइल बर्लिनर। कब खोजा था? तो 1887 में खोजा था। तो बैरोमीटर की खोज किसने की थी? तो बैरोमीटर की टोरसेली ने किया था। सेली ने किया था। कब किया था? 1644 में। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है कि जो पीटर हेनलेन है वह किसकी खोज किए थे? तो घड़ी की खोज किया था। अगले क्वेश्चन की ओर। कि बोस बुबलिस एक है भैंस, मधुमक्खी, भेड़ या बकरी। तो जो बोब बुबलिस है ये किसका साइंटिफिक नेम है? तो इस पे जितने लोगों का आंसर आ रहा है तो सही आ रहा है, तो ये किसका? इसमें क्या सही होगा? भैंस। तो अपना राइट आंसर क्या हुआ? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। स्वस्थ रखता है विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी या विटामिन सी। तो कौन सा होगा? जवाब दीजिए, जल्दी से कमेंट करिए। आप लोगों के कमेंट काफी धीमा हो गया है। क्या होगा राइट आंसर? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग, और वयस्कों में ऑस्टिमलेशिया रोग। अगला है विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी। अगला है विटामिन बी। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। तो सबसे अधिक गति करती है कहाँ? वायु में, फिर जल में, फिर इस्पात पे। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ये अपना
राइट आंसर हो जाएगा। है जोर, दबाव, बल या आकार। तो क्या बोलेंगे? मतलब कि देखो, अगर आप ये टेबल पे बैठे हो, ठीक, ये टेबल है, इस पे तो सही से नहीं बन रही है, लेकिन आप ये टेबल पे बैठो, समझ लो कि अगर एक कोने पे दबाव लग रहा है, एक इकाई पे दबाव लग रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे? जोर, दबाव, बल या आकार, क्या बोलेंगे? यानी कि एक इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या बोलेंगे? तो अगर एक इकाई पे बल लग रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? दबाव। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सर्वाहारी वे हैं जो खाते हैं शाकभक्षी या पौधे और मांस दोनों, या मांस या उत्पादक। तो सर्वाहारी कौन कहलाते हैं? कौन कहलाएंगे सर्वाहारी? तो सर्वाहारी कौन होते हैं? सर्वाहारी कौन है? उत्पादक। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। सर्वाहारी, सर्वाहारी यानी कि ये तो गलत आंसर हो गया ना। सर्वाहारी मतलब कि जो पौधे और मांस दोनों खाते हैं, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, शाकाहारी पे उत्पादक होता। ठीक। अगला है कि ऊष्मीमान का एसआई मात्रक होता है। तो ऊष्मीमान का एसआई मात्रक क्या होगा? किलोग्राम प्रति एमजी, या जूल प्रति ग्राम, या जूल प्रति किलोग्राम, या जूल प्रति मिलीग्राम। तो जो ऊष्मीमान होता है, ऊष्मीमान का एसआई मात्रक क्या होता है? तो क्या होता है? तो इसका होता है जूल प्रति किलोग्राम। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। क्या है, थोड़ी क्वेश्चनों की गति इसलिए बढ़ा दिया हमने क्योंकि काफी 25 से 30 मिनट पहले ही समय ले चुके थे, तो क्योंकि अगर हमें क्वेश्चन कंप्लीट भी करना है, इसलिए थोड़ी हम क्वेश्चनों को तेजी गति से बढ़ाए जा रहे हैं, कवर हो जाए उसके लिए। तो अगला है कि पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है? फ्लोएम, जाइलम, स्टोमेटा या प्लास्टिड। तो क्या कहेंगे? तो देखो, जो पानी और पोषक तत्वों को परिवहन के लिए संवहनी ऊतक का काम करता है, देखो, यानी कि जो हमारे संवहनी ऊतक तो दो होते हैं, कौन कौन से? एक होता है फ्लोएम और एक होता है जाइलम। तो जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम क्या करता है? यानी कि यह भोज्य पदार्थों को संवहन करने का काम करता है, भोज्य पदार्थों को। और जो जाइलम होता है, तो जाइलम क्या करता है? जल व खनिज लवणों को, जलवा। देखो, याद करने की भी ट्रिक है कि जाइलम, जैसे जाइलम और जैसे जड़, जड़ से लेकर के यानी कि पूरे शरीर के बॉडी तक, यानी जड़ से जल को ले जाना जाइलम का काम होता है। तो पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक का कौन कहलाता है? तो जाइलम। तो अपना राइट आंसर क्या गया इस पे? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि मानव कंकाल जन्म के समय लगभग हड्डियों से बना होता है। तो जब, यानी कि जो मानव जन्म लेता है तो कितनी हड्डियां होती है? जो नवजात शिशु होता है, तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 2000, 500, 306 या 120। तो कितनी हड्डियां होती हैं? तो मैं तो उम्मीद करूंगा कि इसका आंसर सभी लोग सही ही बताएंगे। तो कितनी होती हैं, जल्दी से बताइए। तो देखो, जब बच्चा जन्म लेता है, यानी नवजात शिशु, तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 306, लगभग 306 होती हैं। और फिर थोड़ी सी जब बचपन में आता है, तो बचपन अवस्था में यानी कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां हो जाती हैं? तो बाल्यावस्था में हो जाती हैं 270। और जब वह वयस्क हो जाता है, तो वयस्क में कितनी हो जाती हैं? 206। तो इस पे अपना राइट आंसर आया आप लोगों को।
यार मजा आ रहा हो तो शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई लोग दोस्त लोगों को भी बुला लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। वाउचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी किसके लिए जिम्मेदार है? HIV यानी एड्स, या फाइलेरिया, या मलेरिया, या डेंगू? तो जो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से क्या हो जाता है? HIV, या फाइलेरिया, या मलेरिया, या डेंगू? क्या हो जाता है बताइए। तो वाउचेरिया बैनक्रॉफ्टी की वजह से क्या हो जाता है? तो फाइलेरिया अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसकी वजह से क्या हो जाता है? फाइलेरिया रोग हो जाता है ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। और अगर बात करें कि जो HIV है, HIV क्या है? एड्स है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक। तो ये किसकी वजह से? रेट्रोवायरस की वजह से होता है। ठीक। HIV वायरस की वजह से। और जो मलेरिया है, यह मलेरिया किसकी वजह से? तो एक प्रोटोप्लाज्म, या कैसा यानी मलेरिया कैसा होता है? प्रोटोप्लाज्म के यानी प्रोटोप्लाज्म की वजह से, यानी कि प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी है। ठीक। मादा यानी फ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया हो जाती है। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि यदि यदि दरवाजे पर यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए, बढ़ोतरी, बदलेगा नहीं, या शून्य? मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरा गला पूरी तरह से सूख गया है, अच्छे से आवाज तक नहीं निकल पा रही है। तो जब तक इसका आप लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए। तो चलिए इसका क्या आया राइट आंसर? तो यदि दरवाजे पर तेल लगाया जाए तो घर्षण होगा। अगर देखो हम तेल लगा देंगे तो क्या होगा? घर्षण कम होगा या बढ़ेगा? क्या होगा? तो घर्षण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि हम और फिसलेंगे। अगर तेल तेल लगा दोगे तो और फिसलोगे। लेकिन अगर हमें घर्षण बनाना है तो उसको क्या करते हैं? खुरदुरा करते हैं। इसीलिए तो देखे होगे कि जो टायर होते हैं, टायरों में खांचे बने हुए होते हैं, चप्पलों में खांचे बने हुए होते हैं। क्यों? ताकि आप लोग फिसल के गिरो ना। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि नमी का अच्छा अवशोषक है? कपास, मोम, या एल्यूमिनियम पन्नी, या स्टाइरोफोम? तो नमी का अच्छा अवशोषक कौन होगा? कि नमी को कौन सबसे पहले कौन अच्छे से सोखेगा? उसको कौन सोखेगा? कौन सोखता है? कपास, मोम, या एल्यूमिनियम पन्नी, या स्टाइरोफोम? तो कौन सोखती है? तो नमी का सबसे अच्छा अवशोषक क्या होगा? कपास। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर की ओर। कि जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास है? चिड़ियाघर, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, या वन? तो जानवरों और पक्षियों के लिए एक निर्मित और कृत्रिम आवास कौन सा है? बताइए। तो देखो, जो राष्ट्रीय उद्यान हो गए, वन्य जीव अभयारण्य हो गया, या वन हो गए, ये तो ऐसे हैं कि यानी हम क्या करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान यानी कि जहाँ पे जीव जंतु रह रहे हैं वहीं पे उनके लिए एक हमने बना दिया। लेकिन जो जू है, चिड़ियाघर है, इसको इंग्लिश में जू, जो चिड़ियाघर है उसको क्या करते हैं हम? यानी कि अपने से निर्मित करते हैं, अपने हिसाब से उनको लिए रहने का आवास देते हैं। तो ये कैसा हो गया? यानी मानव निर्मित होता है, कृत्रिम आवास ये। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक। लेकिन आप राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, वन देख लीजिए, यानी कि ये क्या है? प्राकृतिक है, और खाली हम उनकी सेफ्टी के लिए बना देते हैं। लेकिन वे वहाँ वहीं निवास करते हैं। ठीक। यानी कि जहाँ निवास करते हैं उनके वहीं सुरक्षा करने के लिए बना दिए। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखो, कृत्रिम रेशम, यानी कि कृत्रिम रेशा यानी कि जिसको हम संश्लेषित यानी कि हम बनाते हैं और प्रकृति के द्वारा प्राप्त है। तो कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं? तो नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, ये सभी कैसे हैं? कृत्रिम है। एक्लिक हो गया,
तो प्राकृतिक रेशम कौन है? जूट, कपास, ऊन, रेशम। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? एसिड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो मतलब कि प्याज में क्या पाया जाता है जिसकी वजह से आंखों में जलन होने लगती है? तो देखो, जो सिट्रिक एसिड है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो नींबू में। करेंगे या हाइड्रोजनेशन करेंगे या गैल्वेनीकरण करेंगे या क्लोरीनीकरण करेंगे? तो क्या करेंगे? तो शुद्धिकरण के लिए हम क्या? तो इसमें से कवक कौन नहीं है? तो देखो, जो स्पाइरोगोरा है यह भी एक कवक है। पेनिसिलियम ये भी एक कवक है। पेनिसिलियम नोटेटम के द्वारा ही पेनिसिलिन बनाई जाती है। एस्परजिलस ये भी एक कवक है, लेकिन जो ब्रेड मोल्ड है यह क्या? कवक नहीं है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी व्युत्पन्न मात्रक वाट का प्रतिनिधित्व करेगी? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस क्यूब। तो कौन करेगा? तो जो व्युत्पन्न मात्रक वाट का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो इस पे राइट आंसर क्या जाना चाहिए? ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसका प्रयोग वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है? एनीमोमीटर, बैरोमीटर, एमीटर या थर्मामीटर? तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो बताइए। तो देखो, जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग, इसका राइट आंसर क्या होगा जब तक मैं इसको बता रहा हूँ। तो देखो, जो एनीमोमीटर होता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं? तो एनीमोमीटर के द्वारा हवा की गति या उसके दाब को मापने वाला, यानी या हवा के दबाव को मापने वाला। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापी जाती है। ठीक, वायुमंडलीय दाब। अगला है एमीटर। तो एमीटर से अपन क्या मापते हैं? तो विद्युत धारा को मापते हैं। विद्युत धारा का मापने वाला यंत्र कौन है? एमीटर। और थर्मेमीटर से क्या मापते हैं? तो जब आप लोगों को कभी बुखार आई होगी, फीवर आया होगा, तो देखे होगे कि जो डॉक्टर है आपके मुंह में एक देगा ना, तो वो किस थर्मामीटर ही होता है। ठीक, तो थर्मामीटर के द्वारा क्या मापते हैं? राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यानों के लिए गलत उद्देश्य है? राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानिक प्रजातियों का घर है। आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते थे। अगला है राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित। तो इसका गलत उद्देश्य क्या होगा, यानी कि इसमें गलत आंसर क्या है? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? देखो, जो राष्ट्रीय उद्यान है वह प्राकृतिक सुंदरता के स्थानों की रक्षा करता है, तो ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय उद्यान कई स्थानिक प्रजातियों का घर है, तो ये बिल्कुल है। आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्थानों और उन स्थानों की भी रक्षा करते हैं जो दिखाते हैं कि लोग अतीत में कैसे रहते हैं, तो बिल्कुल राष्ट्रीय उद्यान के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। और राष्ट्रीय उद्यान संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो राष्ट्रीय उद्यान है वह एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि शाकाहारी केवल खाते हैं, तो जो शाकाहारी होते हैं वे क्या खाएंगे? उत्पादक, शाकभक्षी, पौधे और मांस दोनों, या सर्वाहारी?
तो जो शाकाहारी होते हैं वह क्या खाएंगे? तो यानी कि खाली प्रोड्यूसर यानी उत्पादक। तो शाकाहारी केवल क्या खाते हैं? उत्पादक। जैसे उत्पादक के अंतर्गत क्या आते हैं? हरे पेड़ पौधे, घास, ये सब चीजें, है ना। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड किसको कहते हैं? तो बताइए, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और बी का क्या होता है? थायमिन। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े है कि द्रव अवस्था से गुजरे बिना किसी ठोस को गैसीय अवस्था में बदलने की विधि का क्या नाम है? गलन, ऊर्ध्वपातन, वाष्पन, वाष्पीकरण या संघनन। तो बताइए, बिना द्रव अवस्था में गए सीधे डायरेक्ट गैस में चला जाता है तो क्या कहलाता है? गलन कहलाएगा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा, या वाष्पीकरण या संघनन? क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है बताइए? तो देखो, अगर यदि ठोस से वह द्रव में जाता है तो क्या होगा? संगलन। और द्रव से गैस में जाता है तो वाष्पीकरण के माध्यम से, यानी वाष्पीकरण। और गैस से ठोस में गया तो निक्षेपण। अब यही प्रक्रिया रिटर्न ठोस से डायरेक्ट गैस में आया तो ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। और जो एक होती है, जलने में ये हेल्प करती है, ऑक्सीजन की वजह से ही जलता है, लेकिन ये जलती नहीं है, ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक। अगली क्वेश्चन कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स बेबेज, चार्ल्स मेटकॉफ या जॉनसन चार्ल्स। तो विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? बताइए आप लोग। सिद्धांत दिया था वह किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? खरीफ फसलें, रबी फसलें, मौसमी फसलें या व्यावसायिक फसलें। तो शीत ऋतु में किस प्रकार की फसल उगाई जाती है? बताइए आप लोग, कमेंट करके जल्दी बताइए। तो किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ फसलें उगाएंगे, या रबी फसलें उगाएंगे, या मौसमी फसलें, या व्यावसायिक फसलें। तो देखो, जो खरीफ की फसल होती है, तो खरीफ की फसल बोई कब जाती हैं? तो यह जून या जुलाई के समय में बोई जाती हैं। मतलब कि अभी जो बोई गई होंगी वह कैसी हैं? खरीफ की फसल। तो खरीफ की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं? तो जैसे धान हो गई, यानी कि जिससे चावल बनता है, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग कट जाती है, उसके बाद जो फसल बोई जाती है उसको क्या बोलते हैं? जायद की फसलें बोली जाती हैं। ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर कि लैक्टिक एसिड किण्वन को शामिल करके निर्मित किया जाता है? दही, दूध। लैक्टिक एसिड के द्वारा बड़ी कोशिका कौन सी होती है? शुतुरमुर्ग की अंडा कोशिका, या मानव भ्रूण, या गर्भनाल, या सफेद रक्त कोशिकाएं। तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बताइए जल्दी आप लोग। सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका।
सबसे बड़ी तो यहीं पे दिया है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो शुतुरमुर्ग की अंडा कोशिका, मतलब एग ऑफ ऑस्ट्रिच सेल्स। अगर इसकी लंबाई की बात किया जाए तो कितनी होती है? तो 6 इंच व्यास, 6 इंच डायमीटर होती है, ठीक। और सबसे छोटी होती है, तो सबसे छोटी कौन होती है? तो माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या दूसरा नाम क्या बोला जाता है? पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर इसकी साइज की बात किया जाए तो 0.3 माइक्रोन होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि में काम करने वाले लोगों में काला फेफड़ा रोग आम है। तो जो यानी कि कहाँ के लोग काम ज्यादा करते हैं, कि कहाँ के लोगों में काला फेफड़ा रोग हो जाता है? आईआईटी उद्योग में, जो आईआईटी सेक्टर पे काम करते हैं, या मत्स्य पालन जो मछली को पालते हैं, या कोयला खानों में, या कृषि में। तो किसको बोला जाता है, किसके यानी कि कहाँ वाले लोगों को, काम करने वाले लोगों को काला फेफड़ा रोग हो जाता है? तो कोयला खानों में। कोयला खानों में जो काम करते हैं उन लोगों को मोस्टली क्या हो जाता है? काला फेफड़ा रोग हो जाता है, ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड किसको बोला जाता है? कमेंट करके बताइए आप लोग। निम्नलिखित में से किसने पाया कि जब निकट से संबंधित तत्वों को 3 के समूह में रखा जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु भार उस समूह के अन्य 2 तत्वों का लगभग अंकगणितीय माध्य होता है? जे डब्ल्यू डोवेरियन ने, या एंटोनी लोवाइसर ने, या जॉन डॉल्टन ने, या विलियम ओर्लिंग ने। तो किसने बताया था? तो डोवे राइनर का त्रिक नियम। तो उन्होंने अपने त्रिक नियम में क्या बोला है? तो उन्होंने कहा था कि अगर यदि हम आरोही क्रम में रखने पर, यदि हम तत्वों को आरोही क्रम में रखें तो जो बीच वाला तत्व का परमाणु द्रव्यमान है वह अन्य 2 परमाणु द्रव्यमान के लगभग यानी कि उनके औसत के बराबर होता है। तो उन्होंने कौन कौन से परमाणु यानी कि कौन कौन से तत्व लिए थे? तो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, और लिया था कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। अगला था कैल्शियम, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये तीनों का यानी कि लिया था। कभी पूछ भी लेता है कि कैल्शियम ब्रोमीन के मध्य में कौन सा आएगा, तो इन ये तीनों को भी याद करके रखिएगा, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि आवर्त सारणी के दीर्घ रूप के समूह 16 के तत्वों को इस रूप में भी जाना जाता है: क्षार पृथ्वी धातु, या संक्रमण धातु, या चैल्कोजेंस, या हेलोजन। तो जो समूह 16 के तत्व हैं, समूह 16 के तत्वों को किस रूप में जाना जाता है? बताइए। समूह 16 के तत्व कौन कौन से कहलाते हैं? तो क्षार पृथ्वी धातु। क्षार पृथ्वी धातु कौन से ग्रुप वालों को बोला जाता है? तो समूह 2 वालों को। जो ग्रुप 2 है उनको क्या बोला जाता है? क्षारी पृथ्वी धातु बोला जाता है। इसमें कौन कौन से आते हैं? तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। और संक्रमण धातु, तो संक्रमण धातु के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो जो डी ब्लॉक के समूह होते हैं, जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं, तो डी ब्लॉक के तत्वों को क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु। और चेल्कोजेंस, चेल्कोजेंस किस समूह के बोला जाता है? तो चेल्कोजेंस बोला जाता है समूह 16 के। समूह 16 के तत्वों को चेल्कोजेंस बोला जाता है, ठीक। चेल्कोजेंस, चाकोजेंस इस पे लिखा है, तो चेल्कोजेंस यहाँ पे कर लीजिएगा। और जो हेलोजन है, तो हेलोजन कौन से तत्व को? तो समूह 17 वालों को। समूह 17 वालों को। समूह 17 में कौन कौन से आते हैं? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटाइन। तो समूह 17 में ये आते हैं। तो समूह 16 में कौन आएगा? चेल्कोजेंस। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर।
सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बताइए, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है लोहे के उपयोग में कमी, या ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी, या फसलों की कटाई में कमी, या ध्वनि स्रोतों में प्रदूषण में कमी। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके संबंधित में था? बताइए आप लोग जल्दी से कमेंट करिए। तो क्योटो प्रोटोकॉल किसके संबंधित में था? तो देखो, जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक अंतरराष्ट्रीय समझौता था, और किसके मध्य था? कैसा था? अंतरराष्ट्रीय। ठीक, अंतरराष्ट्रीय समझौता था। ठीक, अंतरराष्ट्रीय समझौता। तो ये किस बारे में, किस संबंध में ये समझौता किया गया था? तो यानी कि इसका उद्देश्य क्या था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन हो रहा है और जो ग्रीन हाउस गैसों का, तो उसके प्रबंधन के संबंधित में ये क्योटो प्रोटोकॉल दिया गया था। तो और भारत में कब लागू हुआ था? तो जो क्योटो प्रोटोकॉल है भारत में, यानी कि 26 अगस्त 2002 से। ठीक, और बात की जाए कि जो क्योटो प्रोटोकॉल में है, तो इसमें कितने देशों का हस्ताक्षर किया गया है इसके समझौते में? तो क्योटो प्रोटोकॉल के समझौते में कितने देश शामिल थे? तो 84 देश, यानी कि समझौते में 84 देशों के हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक, ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि क्योटो प्रोटोकॉल में कितने देशों के समझौते के हस्ताक्षर थे? तो 84 देशों के, 84। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि वे रसायन होते हैं जिन्हें मारने के लिए खरपतवारों पर छिड़काव किया जाता है। खाद, उर्वरक, खरपतवारनाशी या शाकनाशी। तो वे कौन से रसायन कहलाते हैं जिनको यानी कि खरपतवारों को मारने के लिए उपयोग करते हैं? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तो खरपतवार नाशी। जो खरपतवार नाशी होते हैं, तो उनको यानी कि मारने के लिए क्या करते हैं, अपन खरपतवार का छिड़काव करते हैं जिसकी वजह से वो मर जाएं, यानी कि हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं वो लोग, है ना? तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक खाद्य कवक है? पेनिसिलिन, राइजोपस, या एग्रिकस, या मोरल। तो जो खाद्य कवक है, खाद्य कवक कौन है? बताइए। तो देखो, जो पेनिसिलिन है, पेनिसिलिन नोटेटम के द्वारा कौन सी दवाई बनाई जाती है? तो पेनिसिलियम बनाई जाती है, जो कैसी है, एक एंटीबायोटिक है। और अगर खाद्य कवक की बात की जाए, यानी कि खाने योग्य कवक, तो खाने योग्य कवक कौन सी होती है? तो एगेरिकस होती है। ठीक, यानी कि ये कैसी होती है, और यह एक एंटीऑक्सीडेंट भी है। कैसी? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट है। और यानी कि इसमें एगेरिकस में क्या क्या मौजूद होते हैं? तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, और इसमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन डी, जिस कारण इसमें ने प्रोटीन, विटामिन, ये सभी होने की वजह से इसको दवाइयों के रूप में भी यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है इसका। दवाइयों में भी प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि में आकर्षण बल अधिकतम होता है,
तो किसमें आकर्षण बल अधिक होता है? गैस में या तरल में या ठोस में या सभी में समान? तो आकर्षण बल किसमें सबसे अधिक होगा? गैसों में होगा या तरल में होगा या ठोस में या सभी समान? तो किसके अणु सबसे यानी तेजी से बंधे हुए होते हैं? ठीक, अगर आकर्षण बल की बात की जाए तो सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोसों में होता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि वनों की कटाई से वातावरण का स्तर बढ़ जाता है। तो अगर वनों की ज्यादा कटाई हो गई तो किसका स्तर बढ़ जाएगा? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, या कार्बन डाइऑक्साइड का, या नाइट्रोजन का, या ऑक्सीजन का? तो किसका लेवल बढ़ जाएगा? तो देखो, जब यानी कि अगर वन कट गए हैं तो जो पौधे होते हैं, पौधे क्या अवशोषित करते हैं, क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब वन ही नहीं रहेंगे, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी कहाँ? तो यानी कि उसका लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है कि अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है? रिसाइकलिंग, रिड्यूस कम करना, या पुनः उपयोग करना, या नष्ट करना? तो जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, तो उनको यानी कि क्या करना, यानी कि नई सामग्री में, यानी कि उनको फिर से क्या कर देना? चेंजेस कर देना, परिवर्तन कर देना, ट्रांसफ्यूज कर देना। ठीक, ट्रांसफॉर्म कर देना। तो क्या कहलाता है? रिसाइकलिंग कहलाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक, यानी रिसाइकलिंग क्या होता है? यानी कि उसको यानी कि दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक, फिर से यूज कर लेते हैं उसका। अगले क्वेश्चन की ओर, अगला है कि त्रिज्या आर वाले चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार है शून्य, पृथ्वी की सतह पर भार का आर गुना, या अनंत, या एक वटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर होगा। ठीक, ये आर स्क्वायर बार पृथ्वी की सतह पर वजन। ठीक, तो क्या होगा? यानी कि कहाँ पे पूछा है? चंद्रमा के केंद्र पर। तो चंद्रमा के केंद्र में किसी वस्तु का भार कितना होगा? शून्य होगा, या यानी कि पृथ्वी के भार का आर गुना, यानी कि जो भी यानी मान मानेंगे उसका आर गुना होगा, या अनंत होगा, या एक वटे आर स्क्वायर होगा, बार होगा? तो क्या होगा बताइए? तो देखो, अगर बात की जाए हम किस पे? केंद्र की, तो केंद्र में भार क्या होता है? शून्य होता है। और तो अगर केंद्र में भार शून्य होता है तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर। ध्रुवों पर अगर बात यहाँ पे ध्रुवों की बात कर देता तो ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है, और केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है, जीरो होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा था? केंद्र में। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इलायची के तेल का मुख्य रासायनिक घटक है जो इसके स्वाद के लिए जिम्मेदार है? लिमोनिन, सिनेओल, या एंगेनॉल, या एथेन? तो इलायची में क्या पाया जाता है? बताइए। बताइए इलायची में क्या पाया जाता है? तो इलायची में क्या पाया जाता है? लिमोनिन पाया जाता है। ठीक, और सिनेओल की बात करें तो सिनेओल किस में पाया जाता है? तो जो यूकेलिप्टस होती है ना, तो लिप्टस की पत्तियों में पाया जाता है। यूके लिप्टस की पत्तियों में। फिर अगला है एंगेनॉल। तो जो एंगेनॉल होता है, तो एंगेनॉल किस में पाया जाता है? तो एंगेनॉल लौंग में पाया जाता है, क्लोव में। ठीक, तो ठीक, और यानी कि जो भेड़ थी उसका जन्म कब हुआ था? तो 5 जुलाई 2000, 5 जुलाई 1996 को हुआ था, 2000 में नहीं हुआ था। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। कि जो पहला क्लोन बनाया गया था कब बनाया गया था? 1996 में। और किसका? भेड़ का, जिसका नाम क्या था? डॉली नाम था।
ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि बाइफोकल लेंस किसके लिए उपयुक्त है? तो जो बाइफोकल लेंस होता है वह किसके लिए प्रयोग करते हैं? निकट दृष्टि दोष, या दीर्घ दृष्टिता, या प्रेस बायोपिया, या एस्टिग्मेटिज्म। तो जो बाइफोकल लेंस होता है, मतलब कि उसमें उत्तल और अवतल दोनों होते हैं, वह किसके लिए उपयुक्त किया जाता है? तो वह किया जाता है प्रेस बायोपिया के लिए। ठीक, तो इस पे अपना राइट, प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि दोष वालों को बोला जाता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। और निकट दृष्टि दूर दृष्टि की बात की जाए, तो अभी हमने बता ही दिया था कि जो निकट दृष्टि दोष वाले होते हैं तो उनके लिए अवतल लेंस, और जो दूर दृष्टि वाले होते हैं उनके लिए उत्तल लेंस। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में निम्नलिखित में से किस तत्व का परत का प्रयोग किया गया था? तो जो रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग किया था परमाणु मॉडल के लिए, तो उन्होंने कौन से तत्व का प्रयोग किया था? कौन से तत्व की उन्होंने परत बनाई थी, एक लेयर बनाई थी ना, जिसमें से प्रोटो अल्फा कणों की बौछार किया था? तो वह परत किसकी बनी हुई थी? एल्यूमिनियम की, या चांदी की, या सोना की, या टिन की? तो किसकी बनी हुई थी? बताइए, आप लोग आंसर दीजिए जल्दी से। तो उन्होंने सोना का यूज किया था। किसकी लेयर बनाई हुई थी? सोने की। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से कौन विद्युत चालक नहीं है? गंधक, यानी सल्फर, या सीसा, या मानव शरीर, या पानी? तो विद्युत का चालक यानी सुचालक कौन नहीं है इसमें? सीसा, या इसी को क्या बोलते हैं? ग्रेफाइट। तो विद्युत के चालक यानी कि सुचालक कौन नहीं है? तो देखिए, जो विद्युत का सुचालक यानी कि ये अधातु होते हुए भी कैसी है? सुचालक है। मानव का शरीर यानी कि जो हम लोगों की बॉडी है, कैसी होती है? सुचालक होती है। पानी, पानी भी कैसा होता है? चालक होता है। लेकिन जो सल्फर होती है, गंधक होती है, वो कैसे होती है? कुचालक होती है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनीमोमीटर, रिक्टर पैमाने, या पॉलीग्राफ, या सिस्मोग्राफ? तो किसका उपयोग किया जाता है? तो देखो, जो एनीमोमीटर होता है, तो एनीमोमीटर के द्वारा हम क्या मापते हैं? तो जो हवा की गति है, या हवा का दबाव? हवा की गति, या हवा का दबाव? तो हवा की गति या हवा का दबाव मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं हम। और रिक्टर पैमाने की बात करें, तो रिक्टर पैमाने के द्वारा हम क्या करते हैं? तो भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। और जो सिस्मोग्राफ है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा हम क्या करते हैं? कि जो भूकंप का कंपन होता है, भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड करने के लिए, कई लोग रिएक्टर पैमाना सोच रहे होंगे, है ना, इसका आंसर, लेकिन रिएक्टर पैमाना नहीं होगा। तो सिस्मोग्राफ के द्वारा क्या किया जाता है? भूकंप के कंपन को रिकॉर्ड किया जाता है। तो इस पे राइट आंसर क्या जाएगा? डी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि विज्ञान की वह शाखा जिसका प्रयोग स्तन कैंसर के परीक्षण में किया जाता है, मैमोग्राफी, माइकोलॉजी, या माइक्रोबायोलॉजी, या मॉर्फोलॉजी? तो किसका प्रयोग करते हैं स्तन कैंसर के लिए? तो मैमोग्राफी का प्रयोग किया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। की जो स्तन कैंसर होता है, तो स्तन कैंसर के लिए उसके परीक्षण के लिए हम क्या करते हैं? मैमोग्राफी। और जो माइकोलॉजी होती है, तो माइकोलॉजी का यानी कि स्टडी ऑफ फंगस, यानी कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत मतलब हमें, मतलब कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गन्स, जिसको हम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, तो उनके बारे में जो स्टडी करते हैं, तो किसके अंतर्गत करते हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत।
तो अपना राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, ए नंबर, ए अपना राइट आंसर है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि मिट्टी को ढीला करने और मोड़ने, मतलब कि उसकी जुताई की प्रक्रिया है, तो क्या कहते हैं? मिट्टी को ढीला करना यानी कि फसल काटना, कटाई, जुताई या सूप, तो क्या कहेंगे? जब मिट्टी को ढीला करते हैं तो क्या कहेंगे? उसको जुताई कहेंगे। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि एलपीजी का मुख्य घटक है प्रोपेन, एथेन, मेथेन या ब्यूटेन। तो जो एलपीजी होती है, तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? बताइए आप लोग। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? डी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, बेरी एक विकार है जो निम्न में से किस विटामिन के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन बी 1, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका आंसर तो अब आप लोग ही बताएंगे, क्योंकि मैंने विटामिन के बारे में 2 बार बता चुका है। ठीक, तो बताइए आप लोग। कि देखो, जो विटामिन ए होता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी रोग। अगला है विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। उसकी वजह से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग। और विटामिन डी का नाम, रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। तो इसकी वजह से कौन सा? रिकेट्स रोग। और वयस्क, ये बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है, और वयस्कों में ऑस्टिमलेशिया। तो जो बेरी रोग है, बेरी रोग किसकी वजह से हो जाता है? तो विटामिन बी 1 की वजह से। लेकिन एक बात और मैं बताऊंगा, कि जो विटामिन बी होता है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में पाया जाता है। मतलब कि जो विटामिन बी होता है, यानी कि इसके 8 और पाए जाते हैं। कौन कौन से? तो देखो, एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो विटामिन बी 1 को तो जान ही गए आप लोग। विटामिन बी 2, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, विटामिन बी 6, विटामिन बी 7, विटामिन बी 9 और विटामिन बी 12। तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या होता है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसको दूसरे कलर से लिख देंगे तो आप लोगों को मिस नहीं होगा, है ना? तो विटामिन बी 3 का रासायनिक नाम, तो नियासिन। बी 5, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। और बी 6 की वजह से, तो सॉरी, बी 6 का रासायनिक नाम तो पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन। और बी 7 का रासायनिक नाम क्या होता है? बायोटिन। बी 9 का फोलिक एसिड। और बी 12 का रासायनिक नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ठीक,
तो देखो, जो B2 की वजह से कौन सा रोग होता है, तो B2 की वजह से किलोसिस रोग होता है, या त्वचा का फटना B2 की वजह से। नियासिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो पेलेग्रा रोग होता है। B5, तो B5 की वजह से जो कौन सा रोग होता है, पेरिस्टेशिया रोग हो जाता है, पेरिस्टेशिया रोग। अगला है B6 की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो एनीमिया रोग। B7 बायोटीन, तो बायोटीन की वजह से बालों का झड़ना, बालों का झड़ना। अगला है फोलिक एसिड B9, तो विटामिन B9 की वजह से, तो इसमें से देखो फोलिक एसिड हो गया और कौन सा, कि जो B12 है, दोनों से कौन सा हो रहा है, यानी कि B6 हो गया, B9 हो गया, B12 हो गया, इनसे तीनों से एनीमिया रोग होता है। लेकिन जो B9 होता है, तो B9 की वजह से मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, ब्लास्टिक एनीमिया। और जो B12 होता है, तो B12 की वजह से पर्शीनियस, पर्शीनियस एनीमिया रोग होता है। ठीक, तो ये तो रहे विटामिन बी के, यानी कि बी के पूरे कॉम्प्लेक्स के नेम। और आगे बता देंगे विटामिन के बचा हुआ है ना, और विटामिन ई बचा हुआ है, तो उसके भी रासायनिक नाम बता देंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि जब प्रकाश वायु कांच में जाता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी, या तरंग दैर्ध्य घटती है, या आवृत्ति बढ़ती है, कुछ नहीं होता है। तो देखो, जब प्रकाश कहाँ से जा रहा है, वायु से कांच में जा रहा है, मतलब कि विरल से सघन में जा रहा है, तो क्या होगा, तो जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या करेगी, बढ़ेगी या घटेगी। तो जो तरंग दैर्ध्य होती है वह क्या होती है, घटती है। ठीक, विरल से सघन जाने में क्या होगा, कि घटेगी। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ी क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत है और हम पहले ही लेट हो चुके हैं, थोड़ी नेटवर्क इशू आ गया था उसकी वजह से। तो चलिए, अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है हीरे से कांच में, या जल से कांच में, या वायु से जल में, या वायु से कांच में। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और अपवर्तन की वजह से। तो देखो, जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से ही जो हीरे में चमक आती है ना, तो किसकी वजह से, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही वजह से। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा, कि हीरे से कांच में जाना। तो जो हीरे में चमक होती है वो किसकी वजह से होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ही होती है। और अगर बात करें अपवर्तन की वजह से, तो अपवर्तन की वजह से जो हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देती है ना, क्योंकि जो लाइट होती है, लाइट का क्या होता है, यानी कि वो कम ज्यादा होती रहती है, जिसकी वजह से क्या होता है, कि तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तारों का टिमटिमाना। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया है, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो, या विद्युत मोटर, या सौर सेल, या विद्युत सेल। तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो देखो, जो डायनेमो होता है, तो डायनेमो क्या करता है, यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो विद्युत मोटर होती है, तो विद्युत मोटर क्या करती है, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में।
फिर अगला है सौर सेल। तो सौर सेल क्या करता है? ये सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है विद्युत सेल। तो विद्युत सेल क्या करता है कि जो रासायनिक ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को किस में बदलता है? विद्युत ऊर्जा में। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा कि जो प्रकाश ऊर्जा है वह किस में? विद्युत ऊर्जा में। तो प्रकाश ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा ही जो विद्युत ऊर्जा में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो जस्ट अभी हमने बताया था, क्या बताया था कि जो विद्युत सेल होता है, विद्युत सेल क्या करता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और सौर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और जो डायनमो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर। कि सूर्य के केंद्र का ताप कितना है? तो सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? 1.10 टू द पावर, ये जो 107 लिखा है ना, ये 107 होगा नहीं। तो 10 टू द पावर क्या होगा? 7 है। ये भी 10 टू, मैं इसको फिर से लिखे दे रहा हूँ, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 के, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 7 के, 1.4 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पे 9 या 6 के रहा होगा, और यहाँ पे 1.4 इंटू 10 टू द पावर 7 के। तो जो सूर्य का केंद्र में ताप होता है वह कितना होता है? तो कितना होता है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 केल्विन हो। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। कि E बराबर mc² को प्रतिपादित किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, या एनरिको फर्मी ने। तो यह समीकरण किसने दिया था? E बराबर mc²। तो यह समीकरण किसने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन। कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, मेगाफोन या हाइड्रोफोन? बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो वायुमंडल की आर्द्रता को कौन मापता है? बताइए आप लोग। तो 1 मिनट थोड़ा रुकिएगा। तो वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो देखो, जो हाइड्रोमीटर होता है, तो हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या नापते हैं? तो जो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व होता है, किसका? तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व। तो तरल पदार्थों का सापेक्षिक घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर के द्वारा। और हाइग्रोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर के द्वारा यानी कि जो आर्द्रता होती है, तो सापेक्षिक आर्द्रता का घनत्व।
तो सापेक्षिक आर्द्रता यानी वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन है? तो हाइग्रोमीटर है। तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया? बी नंबर। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि एक एंगस्ट्रॉन मात्रक बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये 10⁻⁻10 मीटर, या 10 मीटर, या 10 सेंटीमीटर, या 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो एक एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? तो जो एक एंगस्ट्रॉन होता है 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, 10⁻−10 मीटर। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। थोड़ी ये टाइपिंग में एरर है, उसको आप लोग थोड़ी समझ लीजिएगा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े अब अपन, कि मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो जो मनुष्य था पहली बार किस वर्ष में चांद में कदम रखे थे? 1963 में, या 1965, या 1969, या 1972 में? तो कब रखा था ये आप लोग बताएंगे। ठीक, देखो कुछ लोगों को तो मालूम होगा कि सबसे पहली बार किसने रखा था, तो नील आर्मस्ट्रांग ने। लेकिन उसके साथ दो वैज्ञानिक और भी थे, दो लोग उसके साथ और भी थे। तो उन दोनों का क्या नाम है ये आप लोग कमेंट करके बताइए। नील आर्मस्ट्रांग तो थे, लेकिन उनके साथ और कौन थे वो बताइए। तो देखो, जो अगर बात करें कि पहली बार कब रखे थे, तो 21 जुलाई 1969 को। पहले वैज्ञानिक का नाम, यानी कि पहले तो मैंने बता दिया, नील आर्मस्ट्रांग। तो जो दो और हैं उनको आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, तो कब? 2 जुलाई 1969। तो इस पे अपना, तो मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो 21 जुलाई 1900 छिया सॉरी 1996 नहीं, 1969 है। हमने यहाँ पे गलत लिखा था, है ना? 1969। ये लिखने में थोड़ी हमसे मिस्टेक हो गई थी, बाकी मैं तो सही बोल रहा था। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। ठीक, तो मैं 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ थोड़ी, क्योंकि मेरे लैपटॉप की भी बैटरी थोड़ी डाउन हो चुकी है, तो थोड़ी वो चार्ज हो जाए फिर, यानी कि रिदम पे आते हैं। तो 2 मिनट का ब्रेक है, जब तक आप लोग पानी वगैरह पी लीजिए, मैं भी पानी वगैरह पी लेता हूँ, है ना?
तो आप लोगों ने बताए कि जो दो व्यक्ति और थे वह कौन कौन थे। तो देखो कौन कौन थे। तो एक थे कोलिन और दूसरे कौन थे, एडविन एवड्रेन। एडविन एवड्रेन। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ कौन कौन गए थे, कोलिन और एवड्रेन गए थे। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या गया है, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है, लाल, नीला, सफेद या काला। तो जो व्यक्ति अंतरिक्ष में जाते हैं तो उनको जो आकाश का रंग है वह कैसा दिखाई देता है, लाल, नीला, सफेद या काला। तो कैसा दिखाई देता है, काला। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, डी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। कि क्षुद्र ग्रह स्थित होता है बुध और शुक्र के बीच में, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, या मंगल एवं बुध के बीच, या बुध एवं बृहस्पति के बीच। तो जो क्षुद्र ग्रह ये होता है वह किसके बीच स्थित होता है, बताइए आप लोग। तो क्षुद्र ग्रह किसके बीच, मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है क्षोभ मंडल, आयन मंडल या समताप मंडल, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो पृथ्वी के सबसे करीब कौन सा मंडल स्थित है। तो देखो अगर बात की जाए तो यानी कि क्षोभ, आयन मंडल। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि रात्रि के लाल दिखता है, तो कौन सा ग्रह लाल दिखता है, मंगल या चंद्र या बुध या शुक्र। तो ये मैं तो मानता हूँ कि ये क्वेश्चन यानी कि इसका आंसर सभी लोगों से बन जाना चाहिए। तो क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ए नंबर, मंगल। कि जो मंगल होता है वह कैसा दिखाई देता है, लाल कलर का, यानी कि रात्रि में भी ये लाल ही दिखता है। ठीक, अगला है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। तो पृथ्वी में सबसे अधिक कौन सा पाया जाता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड। तो कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। ठीक, जो ऑक्सीजन होती है सर्वाधिक पाई जाने वाला तत्व होता है। और अगर धातुओं में बात करें तो धातुओं में कौन पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम। ठीक, और अगर हल्के तत्व की बात करें तो हल्का तत्व कौन होता है, तो हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का तत्व। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। तो चंद्रमा का प्रकाश जो है पृथ्वी में आने में कितना समय लगता है, 8 मिनट, या 1.3 सेकेंड, या 5 सेकेंड, या 8.3 सेकेंड। तो कितना लगता है, तो चंद्रमा से यानी कि पृथ्वी तक आने में लगता है कितना, 1.3 सेकेंड। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। और अगर बात करें सूर्य से, तो सूर्य से आने में कितना लगता है, 8 मिनट 24 सेकेंड के समथिंग। तो अपना राइट आंसर इस पे क्या गया, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। तो जो चंद्रमा है वह कितने दिन में, तो 27 दिन 3 घंटे पे, है ना। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती हैं, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में, समताप मंडल में, या ओजोन मंडल में। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं
वह किस मंडल में घटती हैं? तो देखो हमने क्रम बताया था कौन सा, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, या उसी को ताप मंडल भी बोलते हैं, या वायुमंडल। तो जो मौसमी घटनाएं होती हैं वह किस में दिखाई देती हैं, किस में? तो क्षोभ मंडल पे। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, गैस या हाइड्रोजन गैस। तो जो परावैंगनी किरणें होती हैं तो उनसे कौन रक्षा करती है? तो हाइड्रोजन गैस करती है। तो अपना राइट आंसर इस पे सी नंबर। थोड़ी क्वेश्चनों को तेजी से करते हैं क्योंकि समय काफी हो गया है ना। यानी क्योंकि वो तो गलती हमारी ही थी क्योंकि हमने थोड़ी नेटवर्क इशू हो गया था उसकी वजह से। चलिए तो क्वेश्चनों को थोड़ी तेजी से करते हैं क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या बहुत ज़्यादा है और हमें कंप्लीट भी करना है आज। तो अगला क्वेश्चन है, नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को, शुक्र को, शनि को, या मंगल को? तो पृथ्वी ग्रह किसको कहते हैं? तो पृथ्वी ग्रह नीला ग्रह किसको कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं पृथ्वी को। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या, ए नंबर। और अगर पृथ्वी की बहन बोले या भोर का तारा बोले, सांझ का तारा, तो किसको कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है। ठीक। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? तो लाल तारा, ठीक, लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की ओर, ये देखो आ ही गया कि पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी की बहन या जुड़वा ग्रह अपन किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। शुक्र को और क्या बोलते हैं? सांझ का तारा यानी भोर का तारा भी इसी को बोला जाता है। ठीक। किसको? शुक्र ग्रह को ही बोला जाता है। तो इस पे राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि सबसे आघात वर्धनी धातु है? चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, या सोडियम? तो सबसे आघात वर्धनी धातु कौन सी कहलाती है? तो सबसे आघात वर्धनी धातु कौन सी होगी? चांदी होगी, सोना होगी, या एल्यूमिनियम, या सोडियम? तो सबसे आघात वर्धनी धातु कौन सी है? यानी आघात वर्धनी एवं तन्यता का गुण सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? सोना में पाया जाता है। ठीक। सोना के एक 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर तक की लंबी तार बनाई जा सकती है। ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम, या फास्फोरस? तो कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है, ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। तो कौन सी पाई जाती है? तो वो है ब्रोमीन। थोड़ी जल्दी जल्दी बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या गया? ए नंबर। निम्न हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, या आयोडीन? हैलोजन तत्व कौन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, है ना। हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 5, 7, 2, या 3? तो कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, और ट्राइटियम। कितने होते हैं? 3। तो अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है? टीएनपी, आरडीएक्स, नाइट्रोग्लिसरीन, या जो डायनामाइट डायनामाइट होता है ना, तो उसमें क्या पाया जाता है? तो डायनामाइट में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन पाया जाता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि बिल्डिंग में इस्तेमाल की जाने वाली गैसों में क्या होता है? जो बिल्डिंग में यूज करते हैं ना, तो उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन एवं आर्गन, या ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन, या ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन, या एसिटिलीन एवं नाइट्रोजन? आप लोग कभी बिल्डिंग कराते करवाई ही होंगे या करते देखा होगा, तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो होती है उसमें कौन सी? ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। अगला क्वेश्चन है, कि आवर्त सारणी में डब्लू अक्षर किस तत्व को दर्शाता है? तो डब्लू जो होता है वह किसका साइन होता है, किसका सिंबल होता है? टेंगस्टन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर।
अगला क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है? 3%, 0.3% लेते हैं तो यानी कि जितनी वायुमंडल में रहेगी उतना, और जब सांस में छोड़ते हैं, सांस में छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा छोड़ते हैं और ऑक्सीजन की कितनी मात्रा छोड़ते हैं? ऑक्सीजन की कितनी मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा छोड़ते हैं? सबसे पहले तो ये बताइए कि कितनी मात्रा वायुमंडल में रहती है, तो वायुमंडल में रहती है कितनी? 0.03%। ठीक, तो अपना राइट आंसर तो बी 3 गया, यानी बी। लेकिन अगर बात करें कि सांस में हम ग्रहण कितना करते हैं? 0.03%, लेकिन छोड़ते कितना है? तो 3.6%। लेकिन कई ऑप्शनों में 4 भी दिया रहता है, जब 3.6 नहीं दिया होगा तब 4 दिया होगा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? यानी कि 3.6। और अगर O2 की बात करें, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन यानी कि 16% छोड़ते हैं। ठीक, या कहीं कहीं 15% भी इसमें दिया होता है, क्योंकि पॉइंट का गेम रहता है। लेकिन 15 और 16 कभी साथ में नहीं आते हैं ऑप्शन। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर, कि परमाणु का द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है ग्राम में, किलोग्राम में, एएमयू में या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में? तो जो परमाणु का द्रव्यमान होता है वह किस में व्यक्त किया जाता है? तो एएमयू में। राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि रेयॉन, नायलॉन तथा पॉलिस्टर एक रेशा है, प्राकृतिक, संश्लेषित या उपयुक्त दोनों प्रकार के, या इनमें से कोई नहीं? तो देखो, जो नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, ये कैसे हैं? हमने आप लोगों को बताया था कि संश्लेषित रेशे कौन कौन से होते हैं और प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं। तो जो रेयान हो गया, नायलॉन हो गया और पॉलिस्टर हो गया, ये कैसे हैं? सभी संश्लेषित रेशे हैं, कृत्रिम रेशे हैं। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, और अगर बात करें कि प्राकृतिक रेशे कौन होते हैं, तो ऊन हो गया, रेशम हो गया, ये सभी कैसे हैं? प्राकृतिक है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? बी नंबर। अगला है कि सोडियम धातु को डुबोकर रखा जाता है। सोडियम को किसमें रखते हैं? जल में, पेट्रोल में, अल्कोहल में या केरोसिन में? तो किसमें डुबोकर रखते हैं? क्या होते हैं कि ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील, जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो ये क्या करती है? आग पकड़ लेती है। तो इसलिए इसको किस में रखा जाता है? तो केरोसिन में रखा जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? तो आप लोगों के घरों में ट्यूबलाइट होगी, तो कभी आप लोगों ने अनुमान लगाया, अंदाज़ा लगाया कि ये जो हमारी ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी है? ऑर्गन के साथ सोडियम वेपर, या नियॉन के साथ सोडियम वेपर, या ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, या नियॉन के साथ मरकरी वेपर? तो जो सामान्य ट्यूबलाइट यानी ट्यूबलाइट होती है, तो उनमें कौन सी भरी होती है? तो ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर भरा हुआ होता है। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? सी नंबर। अगला है, क्या हो गया? क्वेश्चन ही नहीं आ रहे। कंप्यूटर महोदय नाराज हो रहे हो क्या? भाई कंप्यूटर महोदय नाराज हो रहे हैं, आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो, लाइक नहीं कर रहे हो। हाँ, चलिए, अगला है कि सेडिमेंट पानी में फिटकरी एलम मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन बैक्टीरिया को मारने के लिए, या रंग हटाने के लिए फ़ारेनहाइट, या मीठा स्वाद लाने के लिए? तो जो पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, क्यों मिलाई जाती है? तो बैक्टीरिया को मारने के लिए मिलाई जाती है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डीडीटी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीडीटी का पूर्ण रूप यानी उसका फुल फॉर्म क्या होता है, क्या है? तो जो डीडीटी होती, अरे, डीडीटी होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरोमिथेनेन, या डाइक्लोरो डाइबेंजाइल ट्राइक्लोरो इथेन, या डाइक्लोरो डाइफेनिल
मीथेन या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। तो जो डीडीटी का फुल फॉर्म क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? डी। अगले क्वेश्चन की ओर। कि गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किया था। तो गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? सीवी देसाई ने, सीवी पास्कल ने, या रॉबर्ट विल्हेम ने, या गॉगर ने। तो जो गोबर गैस होती है तो उसका आविष्कार किसने किया था? तो सीवी देसाई ने। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। कि वायुमंडल के साथ तत्परता से झाग न बनाने वाला जल है मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल, या कठोर जल। तो यानी कि देखे होगे कि जो अगर हम कभी साबुन से हाथ धुले और झाग ना बने तो कौन सा जल होता है जो झाग नहीं बनने देता है? तो कौन सा जल? कठोर जल। जो कठोर जल होता है उसके कारण क्या होता है कि झाग नहीं बन पाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। कि पानी और चौक यानी कि जिसको खड़िया बोलते हैं के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन के द्वारा, वाष्पन के द्वारा, श्वसन के द्वारा, या निस्पंदन के द्वारा। आप लोग कभी स्कूल जाना गए स्कूल तो गए ही होगे। तो अगर अभी आप लोगों के घर में हो तो देखना कि चौक को जब फुला दोगे फिर उसके बाद अगर मिश्रण को अगर पृथक करोगे तो किसके द्वारा पृथक करोगे? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो अवसादन के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। और अगर नमक की बात की जाए तो वाष्पन के द्वारा नमक किया जाता है, कपूर को सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है? तो रक्त का कौन सा कण जो बैक्टीरिया से रक्षा करेगा? लाल रक्त कण, या श्वेत रक्त कण, या रक्तवारी यानी या बिम्बाणु। तो कौन करता है? तो कौन करता है? श्वेत सेल्स, उनको क्या बोलता है? ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है। ठीक, ये दो प्रकार से होती हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स, कणिकामयी और अकणिकामयी। ठीक, तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं तो ये क्या करती हैं? जीवाणुओं से रक्षा करती हैं। और अगर इनकी बात की जाए कि निर्माण कहाँ होता है तो ये बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में कहाँ होता है? तो जो पीली अस्थि मज्जा होती है, येलो बोन मैरो होती है, पीली अस्थि मज्जा। तो पीली अस्थि मज्जा में श्वेत रक्त कणिकाओं का, और लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में किसका होता है? लाल रक्त कणिकाओं का होता है। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर। कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है जो यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, वह सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? डिम, या पीयूष, या थायराइड, या एड्रिनल। तो कौन सी होती है? तो पीयूष ग्रंथि। और जो एड्रिनल होती है, एड्रिनल में इसके दो भाग होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। तो जो एड्रिनल मेडुला होता है उसमें दो हार्मोन स्रावित तो कौन कौन से? नर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। तो उसकी उनको क्या बोला जाता है? लड़ो उड़ो हार्मोन या संकटकालीन हार्मोन। तो संकटकालीन ग्रंथि कभी पूछ ले तो कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड होती है। ठीक, तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा इस पे? बी नंबर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि होती है जिसको मास्टर ग्रंथि भी नाम बोलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या 36.9 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 98.9 डिग्री फ़ारेन, या 97.6 डिग्री फ़ारेन। तो जो स्वस्थ मनुष्य का शरीर होता है तो उसका तापमान कितना होता है? तो वह होता है 98.6 फ़ारेन या 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर।
बहुत ज़्यादा नाराज है कंप्यूटर आप लोगों से। लगता नहीं सब्सक्राइब ना ही शेयर करवा रहे हो, है ना? शेयर करवाओ भाई। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो आप लोगों के जो अम्ल की आवश्यकता होती है 14 ग्राम, 15 ग्राम या 18 ग्राम या 19 ग्राम। तो कितनी आवश्यकता होती है? तो 15 ग्राम की आवश्यकता होती है। तो यानी कि गोल्गी बॉडी में या राइबोसोम पर या माइटोकॉन्ड्रिया में या सेंट्रोसोम पर। तो जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वह कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। क्यों? राइबोसोम को और एक नाम क्या बोलते हैं? प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। प्रोटीन वह किसने दिया था? उन्होंने क्या, मेंडल थे। उन्होंने तो अनुवांशिक सिद्धांत दिया था। और जो स्लाइडन और स्वान थे, तो स्लाइडन एवं स्वान ने क्या दिए थे? कोश का सिद्धांत दिए थे। जो स्लाइडन है यह वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, से के बारे में दिया था। और इन्होंने जंतु के बारे में कि जो, तो इनका ये सिद्धांत क्या था कि जो पौधे और जंतु होते हैं ये सभी यानी कि एक कोशिका या एक से अधिक कोशिकाओं से ही मिलकर के बने होते हैं। यानी कि जो भी यानी कि पौधे हो या जंतु हो, सभी का शरीर जो होता है वह किससे बना हुआ होता है? तो छोटी छोटी कोशिकाओं से ही मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक, लेकिन इनकी उसके लिए कौन आए थे? रुडोल्फ विर्चॉव आए थे। तो रुडोल्फ विर्चॉव ने क्या बताया था कि जो हमारी नई सेल्स बनती है वह किससे बनती है? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। उन्होंने एक टर्म भी दिया था, कौन सा? ओमनीज सेलुला ही सेलुला। ठीक, तो कभी कभी ये टर्म भी पूछ लेता है कि ओमनीज सेलुला ई सेलुला टर्म किसने दिया था? तो रुडोल्फ विर्चॉव ने। रुडोल्फ विर्चॉव। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा कि कोश का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है कि विषाणु की खोज की थी हेल्डन ने, हेक्सले ने, आइवेनोविस्की ने या एम्पीडोक्सल ने? तो जो वायरस होता है, तो वायरस की खोज किसने की थी? तो आइवेनोविस्की ने किया था। ठीक, तो इस पे राइट आंसर क्या गया? सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा रोग उत्पन्न होता है वह कहलाता है मम्प्स या हाइड्रोफोबिया या पीलिया या चेचक? तो जो कुत्ता काटता है, तो कुत्ते के काटने से कौन सा बीमारी हो जाती है, यानी कि कौन सा रोग? रेबीज हो जाता है। तो रेबीज यानी कि किसकी वजह से होता है? कुत्ते के काटने से। तो उसमें कौन सा रोग उत्पन्न हो जाता है? हाइड्रोफोबिया। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और जो हाइड्रोफोबिया होता है, तो हाइड्रोफोबिया में होता क्या है कि व्यक्ति जो होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। ठीक, और अगर बात की जाए कि जो वायरस होता है, वायरस से होने वाले कौन कौन से रोग होते हैं? तो वायरस से होने वाले रोगों की एक ट्रिक है, छोटे डीएम का खास चैप्टर। छोटे डीएम का खास चैप्टर। रुक जाओ, इसको ऐसे नहीं, चलो हो गया, नहीं मिट रहा वो। तो छोटे डीएम का खास चैप्टर, तो छोटे से क्या हो गया? छोटी माता। यानी कि वायरस से जितने होने वाले रोग हैं उनका नाम, यानी कि उनको याद करने की ट्रिक है। तो डीएम से हो गया डेंगू। ठीक, खास से हो गया खसरा रोग। सी से हो गया चेचक। एच से हो गया हेपेटाइटिस। ए से हो गया एड्स। पी से हो गया पोलियो रोग। ठीक, ई से हो गया क्या? सॉरी, टी बचा ना। टी से होता है ट्रेकोमा। तो ई से हम यहाँ लिखे दे रहे हैं क्या? इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा।
और आ से होता है क्या? रेबीज। रेबीज जिसकी वजह से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? हाइड्रोफोबिया। तो ये वायरस से थे। तो क्या आप लोगों को मलेरिया से यानी कि सॉरी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और जीवाणुओं से बैक्टीरिया से होने वाले रोग उनकी भी ट्रिक चाहिए? देखो, तो पेचिस, तो ये वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों की ट्रिक और होने वाले रोग पता चल गए आप लोगों को। चलिए, आप 101 नया सेशन की खोज सर्वप्रथम की थी रॉबर्ट कॉर्क ने, लुईस पास्चर ने, रॉबर्ट हुक ने या ल्यूवेन हॉक ने? तो जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज किसने किया था? तो देखो, जो लुईस पास्चर हैं, इन्होंने तो पाश्चरीकरण का, ल्यूवेन हॉक इन्होंने लिविंग सेल्स के बारे में बताया था। और जीवाणु की भी खोज किसने किया था? तो बैक्टीरिया की खोज, जीवाणु की खोज किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेन हॉक ने किया था। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया? डी नंबर। और इसकी पीडीएफ, हाँ मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पूरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी कल सुबह ही। तो वहाँ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोगों को पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। और साथ में जो भी और भी कई साइंस के लेक्चर करवाए गए हैं तो उसकी भी पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए क्वेश्चनों की ओर आते हैं अब। सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या इक्विथोलॉजी? तो सरीसृप वर्ग का, रेप्टाइल्स या ऊतकों का अध्ययन, तो बोल दे ऊतकों का अध्ययन, टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। और बात करें क्या? हर्पेटोलॉजी। तो हर्पेटोलॉजी क्या कहलाती है? मतलब कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन। सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। और ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। तो अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? कार्डियोग्राम, कैस्कोग्राफ या साइटोट्रॉन या किलोस्कोप? तो जो हृदय की गति की जांच है वह किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? तो वह कार्डियोग्राम के द्वारा की जाती है। ठीक। और जो कार्डियोग्राफ यानी कार्डियोग्राफ आता है तो वह क्या रहता है? उसका ग्राफ स्केल रहता है जिसको कार्डियोग्राफ बोलते हैं। ठीक, इस यंत्र के द्वारा की जाती है तो कार्डियोग्राम के द्वारा। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए नंबर। ठीक। अगला है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? वृषण में, टेस्टिस में या अंडाशय में, ओवरी में या शुक्राशय में या अंडवाहिनी में, ओविडक्ट पे? तो जो स्पर्म होता है, स्पर्म का निर्माण कहाँ होता है? तो देखो, जो स्पर्म है वह तो मेल में पाया जाएगा, है ना? तो यहाँ पे तो जो ओवरी हो गई, अंडवाहिनी हो गई, इसका कोई लेना ही देना नहीं है ना। तो जो शुक्राणु है, स्पर्म का निर्माण होता है, वह कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है, इस वृषण में होता है। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। में पाया जाने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा में जो पाया जाने वाला वर्णक, जो हमारी स्किन में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? मेलानिन, लाइकोपिन, कैरोटीन या फाइटोक्रोम? तो कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? तो मेलानिन पिगमेंट पाया जाता है, जिसकी वजह से त्वचा का कलर यानी कि जो स्किन का कलर है ना, मेलानिन पिगमेंट के कारण ही डिसाइड होता है। ठीक। अगर जिसके यानी कि जिसकी त्वचा क्या है? पूरी सफेद है, त्वचा सफेद है, तो मतलब उसके में
जो मिलेनिन पिगमेंट है उसकी कमी है, तो उसको ये क्या बोलते हैं, रंजकहीनता। रंजकहीनता बोलते हैं, जिसकी त्वचा सफेद होती है, मतलब कि जिसमें मेलेनिन पिगमेंट नहीं पाया जाता है, ठीक। तो मतलब जिसके में ज्यादा मेलेनिन पिगमेंट पाया जाएगा तो वो आदमी ज्यादा ब्लैक होगा। है ना। अब ये अफ्रीका और उधर साइड के मत देख, क्योंकि उनकी जेनेटिक वो है ना। तो जो मानव त्वचा में पाए जाने वाला पिगमेंट है वह कौन है, मेलेनिन है। और जो कैरोटीन होता है ये किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, ठीक। तो इस पे अपना राइट आंसर क्या गया, ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, किस विटामिन की कमी के कारण बाल, विटामिन B5 होगा यहाँ पे। विटामिन B5, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम मैं इसको 2-3 बार बता चुका हूँ, अब नहीं बताऊंगा। और डी का, ई को नहीं बताया, बता दूंगा। और जो विटामिन B5 होता है, तो विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक अम्ल। पेंटोथेनिक अम्ल। अरे, पेंटोथेनिक अम्ल, इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो विटामिन B5 की कमी से हो जाता है पेरिस्टेशिया रोग। पेरिस्टेशिया रोग, पेरिस्टेशिया रोग, ठीक। या बालों का सफेद होना, तो किसकी वजह से होता है, विटामिन B5 की वजह से, ठीक। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर। और बात करें जो विटामिन ई है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो बंध्यता रोग, मतलब नपुंसकता रोग हो जाता है, ठीक। यानी जो बांझपन। विटामिन डी, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। याद करवा दिया मैंने, है ना। याद तो हो गए होंगे काफी लोगों को जो शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज की थी, तो लाइसोसोम की खोज किसने किया, पैलेडे ने, डीडुवे ने या अल्टमैन ने, या इनमें से कोई नहीं। तो लाइसोसोम की खोज लाइसोसोम की। और जो अल्टमैन है, अल्टमैन ने माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया को बेंडा नाम दिया था, किसने, अल्टमैन ने, ठीक। तो इनका नाम लिख दीजिए माइटोकॉन्ड्रिया पे। यहाँ पे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, है ना। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, बी नंबर। अब टिक कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो बन ही गया है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि पुष्प किसका रूपांतरण होता है, तो जो फूल होता है वह किसका रूपांतरण होता है, प्रांकुर का, पत्ती का, दल चक्र का या मूलांकुर का। तो जो पुष्प होता है, जो फूल होता है, वह किसका रूपांतरण होता है, किसके द्वारा, पहले वह क्या रहता है कि जिससे फिर पुष्प बनता है, तो क्या रहता है, प्रांकुर। तो प्रांकुर से ही किसका निर्माण होता है, फूल का, पुष्प का निर्माण होता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ए नंबर, ठीक। और पुष्प के द्वारा ही फिर क्या बनते हैं, बीज। बीज के द्वारा फिर फल बन जाता है, ठीक। यानी कि पुष्प के द्वारा ही फल बनते हैं। अगला है कि दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है, इंसुलिन, गोनेडोट्रोपिक या एपिनेफ्रिन या टेस्टोस्टेरोन। तो कौन सा हार्मोन होता है, तो देखो जो हमने बताया था कि अगर इंसुलिन की कमी हो जाए, तो इंसुलिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, मधुमेह रोग, डायबिटीज रोग। मतलब इसमें क्या हो जाता है कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन होता है यानी कि बार बार पेशाब लगने लगता है, तो डायबिटीज रोग हो जाता है। इंसुलिन और हार्ट बीट रुकेगी या ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ये क्या कर देते हैं, तुरंत उसको एक्टिव कर देते हैं, जिससे आपका हार्ट बीट तेज हो जाएगा, ब्लड प्रेशर तेज होगा, जिससे आप संतुलन हो जाओगे, ठीक। और जो तो आप राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर, थोड़ी क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करते हैं। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है उंगलियों में, कलाई में, जबड़े में या जांग में। तो सबसे ज्यादा, तो क्या आप लोगों की उंगली में पाई जाती है, उंगली तो टूट जाती है बहुत जल्दी, कलाई भी मुड़ जाएगी, जांग, जांग में बोल सकते हैं, लेकिन वहां पे सबसे यानी कि सबसे लंबी अस्थि पाई जाती है जांग में, फीमर।
और अगर बात की जाए सबसे मजबूत मांसपेशी, तो सबसे मजबूत अध्ययन को कहते हैं गायनेकोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, जियोलॉजी या जीनोलॉजी। तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखो, जो गायनेकोलॉजी है तो स्त्री रोग विज्ञान हो गया, है ना। वैल्यू होते हैं, एक अच्छा या बुरा। अब आप उससे क्या एक्सेप्ट कर रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इसको कहते हैं, तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो बुढ़ापे के अध्ययन को क्या कहलाता है? तो बुढ़ापे का अध्ययन कहलाता है क्या? जेरेंटोलॉजी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, जेरेंटोलॉजी हो जाएगा। ठीक। क्या हुआ तेरा वादा, क्या कर दिया ये, आ गया। चलो, यकृत लीवर के अध्ययन को कहते हैं हर्पेटोलॉजी, हेपेटोलॉजी, होरोलॉजी या नीडोलॉजी। तो लीवर के अध्ययन अध्ययन को क्या कहेंगे? तो देखो, जो हर्पेटोलॉजी है, हर्पेटोलॉजी तो अभी हमने बताया था कि जो सरीसृप वर्ग होता है, तो सरीसृप वर्ग का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी। की बात करें तो हेपेटोलॉजी यानी क्या कहलाता है? यकृत का अध्ययन। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? बी नंबर। ठीक, लेके आ रहे हो, जान गया कंप्यूटर। चलिए क्वेश्चन की ओर, कि लीवर किस रूप में भोजन को संचित रखता है? ग्लूकोज रहता है, तो कौन सा यानी कि कौन सा उपयोग किया जाता है? तो सबसे पहले ग्लाइकोजन को उपयोग होता है। ठीक, कौन सा संचित भोजन उपयोग किया जाता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। और जो एटीपी होती है, एटीपी यानी कि जब हम यानी कि श्वसन की क्रिया होती है, तो उससे जो ऊर्जा मिलती है, एटीपी, एटीपी के फॉर्म पे, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को कहते हैं न्यूराइटिस, न्यूरोटॉक्सिन, न्यूरोलॉजी या न्यूरॉन। तो तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी। जो अपनी तंत्रिका तंत्र होती है, यानी कि अपने शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है? क्या होती है? सबसे बड़ी सेल्स होती है तंत्र। अगला क्वेश्चन, हम जल्दी जल्दी करने की सोच रहे थे, यहाँ तो कंप्यूटर महोदय नाराज है ना। क्या हो गया यार? कानों में कुल हड्डियों की संख्या है 3, 6, 12 या 18। तो जो हमारे कान होते हैं, तो कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो कौन कौन सी? मैलस, इनकस और स्टेपीज। MIS। एक पेपर में सीक्वेंस पूछा था कि कान की हड्डियों का सीक्वेंस क्या होता है, तो MIS। तो कानों में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 3। तो राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला क्वेश्चन काफी लेट ला रहा। चेहरे में कुल हड्डियों की संख्या है, तो जो हमारे फेस में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 8, 12, 14 या 22। तो फेस में कितनी पाई जाती हैं? तो फेस में पाई जाती हैं कितनी? 14। और अगर बात की जाए स्कल में, तो स्कल में पाई जाती हैं कितनी? 8। 8 स्कल पे और 14 फेस पे, और कुल मिला के कितनी होती हैं? 22। और फिर 3 हो जाती हैं किसकी? 22 ये हो गई, और 3 हो जाती हैं कान की, 25, और 4 होती हैं जो हाइट और अलग बोन होती है ना। तो ये किस पे आती हैं? संख्या कितनी होती है? तो फेस पे होती है कितनी? 14।
तो अपना राइट आंसर इसमें क्या गया है? सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? जड़ से, पत्ती से, तना से या फूल से? तो जो अफीम होता है वह पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल से। थोड़ी क्वेश्चनों को अब जल्दी जल्दी अपन लिया जाता है। जो तारपीन होता है, तारपीन का तेल वह किससे मिलता है? साइकस से, चीड़ से, देवदार से या कोई नहीं? तो जो तारपीन का तेल होता है वह कहाँ से मिलता है? तो चीड़ से। तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? तो अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगला है कि फलों का अध्ययन कहलाता है, और हम लोग सोयाबीन खा रहे हैं। अगला है या प्लूरोम या रानीखेत या कॉक्सीडियोसिस नंबर। अगला है कि फ्लोएम से संबंधित नहीं है। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ट्रैकिड्स, सीव ट्यूब्स, ट्रैकिड्स। जो ये ट्रैकिड्स होता है कि जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स मीटर का प्रयोग किया जाता है। ये तो हम बताए थे पिछले क्वेश्चन में, है ना। अगला है कौन सा है? सीरम, रक्त या जीव द्रव या लसिका? तो कौन होता है? तो देखो, जो ब्लड होता है, ब्लड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। कौन? एक सॉलिड पार्ट्स और एक लिक्विड पार्ट। तो जो सॉलिड पार्ट्स होता है, सॉलिड पार्ट पे कौन आती हैं? जो ब्लड सेल्स होती हैं। तो उनका परसेंटेज कितना रहता है? 45%। और जो फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है, लिक्विड का कितना? 55%। इसमें क्या आता है? प्लाज्मा। तो किसमें तैरती हैं? तो जीवद्रव्य में, प्लाज्मा में या प्रोटोप्लाज्म, है ना। अगला है अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय प्रदूषण का मुख्य कारण इसका उपयोग है। जीवाश्म ईंधन, ज्वारीय ऊर्जा। तो जो पर्यावरण प्रदूषण होता है किसकी वजह से होगा? क्या ज्वारीय ऊर्जा से होगा या पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा? तो किसकी वजह से जो पर्यावरण प्रदूषण होगा? तो जीवाश्म ऊर्जा, ईंधन की वजह से। जो पेट्रोल, डीजल ये जो गाड़ियों में चलते हैं ना, तो उसी की वजह से पर्यावरण प्रदूषण होता है। ठीक, तो इस पे अपना राइट आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर अब, कि सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा काला अजहर के कारक जीव संबंधित हैं? तो जो काला अजहर होता है और मलेरिया, वह किसकी वजह से होता है? तो हमने बताया था ना कि किसकी वजह से होता है? तो प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? पापा जी काम पर सोते हैं। तो पा से क्या हो गया? पायरिया। काम से काला अजहर। माँ से मलेरिया। पे सोते हैं से पेचिस, और सोने से निद्रा रोग। तो मले प्रोटोजोआ से होने वाले कौन कौन से रोग हो गए? पेचिस, पायरिया, काला अजहर